मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में नागरिक सुरक्षा का और महत्व एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी। नागरिक सुरक्षा का महत्व आज के वैज्ञानिक युग में, जबकि समस्त देशों के मध्य वैज्ञानिक होड़ चल रही है, समस्त देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। साथ ही पड़ोसी देश परस्पर दोस्ती दिखाते हुए एक दूसरे के प्रति मौन रूप से आघात लगाए हुए हैं। ऐसी दशा में नागरिक सुरक्षा जैसे विषय की आवश्यकता एवं महत्व परिहार्य हो जाता है। नागरिक सुरक्षा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत समाज, राज्य या देश के समस्त नागरिक एक क्षेत्रीय बल संगठित कर विभिन्न आपातकाल स्थिति में नागरिक सुरक्षा हेतु सोचते एवं तत्कालिक कार्य करते हैं। नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत हम उन पहलुओं पर विचार करते हैं कि जो बाह्य या आंतरिक दुर्घटनाओं से बचाव के विषय होते हैं। इनके मुख्य विषय आग, पानी, बाढ़ तथा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र तथा युद्ध काल में हवाई हमले से बचाव के कार्य है। नागरिक सुरक्षा का अर्थ, नागरिक सुरक्षा संगठन नागरिकों का ही संगठन होता है। यह संगठन युद्ध काल में नागरिकों की रक्षा करता है। नागरिक सुरक्षा की परिभाषा हम इस प्रकार देख सकते हैं कि नागरिक सुरक्षा संगठन नागरिकों द्वारा नागरिकों की रक्षा के लिए नागरिकों द्वारा बनाया गया संगठन होता है। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना, इस संगठन की स्थापना सन 1942 में ब्रिटिश शासनकाल के समय AARP नामक संस्था के रूप से की गई थी। सन 1947 में इस संगठन की कोई आवश्यकता न होने के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। सन 1962 में चीन द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किया गया, तब हमारे देश की सरकार को इस संगठन की महत्ता का अनुभव हुआ। सरकार ने उस समय निर्णय लिया कि इस संगठन को अस्थायी रूप से चलाया जाना चाहिए। उस समय से यह नागरिक सुरक्षा संगठन के नाम से कार्य कर रहा है। नागरिक सुरक्षा का महत्व एवं सिद्धांत, संसार के लगभग सभी देशों में नागरिक रक्षा का कुशल संगठन पाया जाता है। ऐसा न हो कि दुश्मन की किसी अप्रत्याशित हमले के समय वे बेखबरी के शिकार हो जाएं और आधुनिक लड़ाइयों में एक देश की शक्ति केवल लड़ाई के मैदान में नहीं देखी जाती, बल्कि इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। देश के नागरिकों के हौसले कितने बुलंद हैं और देश में रक्षा करने की क्षमता कितनी है। ऐसी स्थिति में नागरिक रक्षा को दृढ़ बनाना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। नागरिक सुरक्षा संगठन नागरिकों का संगठन, इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है दुश्मनों के हमलों के परिणाम स्वरूप जो जान माल का नुकसान होता है उसके असर को कम से कम पड़ने दिया जाए और डाक, तार, आवश्यक सेवाओं तथा जीवन के अन्य पहलुओं को जल्दी से जल्दी सामान्य किया जाए। नागरिक सुरक्षा का मतलब है अपने देश की सेवा करना, देश की सेवा के प्रति तत्पर रहना। किसी भी कोई भी देश लड़ाई करे उस समय हर नागरिक की सुरक्षा यही है कि वह हर समय अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे। केंद्र, राज्य, जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन, केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा का संगठन बनाया गया है। केंद्र स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन का मुख्य अधिकारी गृह मंत्रालय का अधिकारी होता है। फिर राज्य स्तर पर इसके अधिकार निदेशक नागरिक सुरक्षा के पास होते हैं। इसका सहयोगी डिप्टी डायरेक्टर होम गार्ड्स एवं सिविल डिफेंस होता है। जिला स्तर पर नागरिक सुरक्षा का मुख्य अधिकारी नागरिक सुरक्षा नियंत्रक होता है।
जिसके अधिकारी टीएम की भांति होते हैं। ये नियंत्रण कक्ष में बैठता है और इसकी सहायता के लिए डिप्टी कंट्रोलर तथा एडीएम सिविल डिफेंस की नियुक्ति की जाती है। डिवीजनल स्तर या प्रभाग स्तर पर इसमें 2 ऑफिसर इंचार्ज सिविल डिफेंस प्रति प्रभाग के होते हैं। एक लिपिक इनकी सहायता के लिए होता है तथा एक संदेश वाहक भी इनके पास सदैव रहता है। यह सभी वैतनिक अधिकारी होते हैं। मतलब सरकार ने केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर जो नागरिक सुरक्षा संगठन किया गया है उसके अलग अलग कार्य अलग अलग अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। फिर है अग्निशमन दल। अग्निशमन दल में अग्निशमन की इस सेवा के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को छोटी मोटी अग्नि संबंधी दुर्घटना पर नियंत्रण पाने का निर्देशन दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को पहले पुरुष स्वयंसेवक ही ग्रहण करते थे, लेकिन अब कुछ समय से महिला स्वयंसेवक को भी यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अग्निशमन दल का गठन पहले पुरुष ही करते थे, अब महिला भी इस अग्निशमन दल का गठन किया गया है। इस प्रशिक्षण के समय स्वयंसेवक के कार्य तथा कर्तव्यों के बारे में भली भांति अवगत कराया जाता है। गंभीर स्थिति होने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भयंकर अग्निकांड पर नियंत्रण पाते हैं तथा दुर्घटना स्थल पर द्रुत गति से पहुंचकर स्थिति को भयावह होने से रोकते हैं। यह अग्निशमन दल इसलिए गठित किया गया क्योंकि कहीं भी जगह पर आग लगने से, आग को बचाने से, आग जब ज़्यादा जले और उसको अग्निशमन दल का गठन किया गया कि उसकी सेवा इस तरह से की जाए। फायर ब्रिगेड के प्रति ज्ञान रखना और जब भी किसी भी स्थान पर आग लगे तो सबसे पहले हर व्यक्ति अग्निशमन दल से ही कांटेक्ट करता है। फिर वह अपनी गाड़ी लेके आते हैं और फिर आग को बचाने का काम उनका होता है। कर्मचारी भयंकर अग्निकांड पर नियंत्रण पाते हैं। जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत भयंकर आग लग रही हो तो उसको भी नियंत्रण पाते हैं, उनका काम है ये, तथा दुर्घटना स्थल पर द्रुत गति से पहुंचकर स्थिति को भयावह होने से रोकते हैं। अगर किसी स्थान पर आग तेजी से लगे तो उसको भी रोकने का काम अग्निशमन दल करता है। इस दल में मुख्यतः एक सेक्टर में 4 अग्निशमन दल होते हैं। जो एक सेक्टर होता है इसमें कितने अग्निशमन दल होते हैं? 4। एवं एक दल सुरक्षित होता है। 500 की जनसंख्या की आबादी पर एक दल का गठन किया जाता है। जहाँ पर 500 की जनसंख्या है वहाँ पर एक अग्निशमन दल का गठन किया गया है। एक अग्निशमन दल में 4 सदस्य होते हैं। एक पोस्ट में 25 अग्निशमन दल सुरक्षित होते हैं। मतलब वहाँ पर 4 एक अग्निशमन दल जो है वहाँ पर 4 सदस्य होते हैं और एक पोस्ट में 25 अग्निशमन दल सुरक्षित होते हैं। जो हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य होता है। कोई ड्राइवर होता है, कोई पानी छिड़कने वाला होता है, कोई किसी का और कुछ काम होता है, आग को कैसे रोकी जाए, ये सभी काम अग्निशमन दल का गठन अग्निशमन दल के व्यक्ति का होता है। अग्निशमन दल के सदस्य का गणवेश एवं यंत्र। अग्निशमन दल के जो सदस्य होते हैं उनके गणवेश कैसी होनी चाहिए, उनको अग्नि से बचाव के लिए कौन कौन से यंत्र होने चाहिए, ये सभी इसमें बता रखा है। निम्नलिखित ड्रेसों एवं यंत्रों का उपयोग किया जाता है। डागरी, गमबूट लंबे पूरे घुटने तक के जूते होते हैं जो उनको जलने का भी डर नहीं रहता है। हेलमेट होना चाहिए। फायरमैन एक्स, कुल्हाड़ी, पॉकेट लाइन, पतली रस्सी जिसकी लंबाई 15 से 20 फुट होनी चाहिए। पानी की बोतल होनी चाहिए, सीटी होनी चाहिए, स्ट्रिप पंप, बाल्टी, तसला, बेलचा, फायर हीटर, रेत के बोरे, कंबल, अग्निशामक यंत्र और जिसमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है जिनसे अग्नि की तीव्रता को दबाया जाता है, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। फिर है सोडा टाइप, इसमें से पानी की फुहारी निकलती है।
ऐसा कोई सोलर टाइप कोई यंत्र है जिसमें क्या होता है, जब आग लगती है तो वहाँ पर उसको आग को बचाने के लिए उसको चालू करके पानी की फुहारें निकलती है, जिससे अग्नि को रोका जाता है। फिर आ गया होम टाइप, इसमें से झाग निकलते हैं जिससे आग के ऊपर परत से जम जाती है, तो उसको इस परत के कारण आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, अतः आग का विकराल रूप तुरंत दब जाता है। किससे होता है ये? फोम टाइप। फोम टाइप भी एक यंत्र है वो जिसमें झाग निकलते हैं, जिसमें आग के ऊपर उसकी परत से जम जाती है। इस परत के कारण आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, अतः आग का विकराल रूप भी उसको दबा देता है। फिर है आग से संबंधित क्रियाएं। आग के प्रकार अग्निशमन दल के अनुसार निम्नलिखित होते हैं। ए प्रकार की आग जो ठोस पदार्थों में लगी आग, लकड़ी तथा कोयला। बी प्रकार की आग द्रव पदार्थों में लगी आग, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि द्रव पदार्थों में लगी आग होती है। सी प्रकार की आग में जो आग बिजली से लगती है, सी टाइप फायर कहते हैं उसको। डी प्रकार की आग इस गैस फायर के नाम से भी पुकारते हैं। यह अंगों से अधिक भयंकर होती है। ई प्रकार की आग में यह मेंटल धातु की आग होती है। धातु तथा ठोस पदार्थों की आग को हम इस प्रकार बुझाया जाता है। कूलिंग मेथड, ठंडा करके इससे आग को बुझाया जाता है। द्रव पदार्थ में लगी आग को स्मोर्थिंग मेथड से बुझाया जाता है। बिजली तथा गैसों में लगी आग को इसी विधि से बुझाया जाता है। आग जलाने में सावधानियाँ। आग जलाने में हमें निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए। यहाँ आग जलानी हो या शिविर के लिए भोजन पकाना हो, वहाँ सूखी घास या लकड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। जब कोई हम शिविर, स्काउट शिविर लग रहा है तो क्या करना चाहिए? SCPW का कैंप है, कोई भी हमारा शिविर लग रहा है, उसके पास जब हम खाना बना रहे हों, वहाँ उसके आसपास के एरिए में सूखी घास या लकड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। पेड़ के नीचे आग जलाते समय पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता नहीं होना चाहिए। जब हम कहीं भी शिविर जाते हैं, कहीं पिकनिक जाते हैं, कहीं कैंप लगते हैं बड़े बड़े, तो हम पेड़ के नीचे जब आग जलाते हैं तो उसके ऊपर हमें पेड़ के ऊपर देखना चाहिए कि मधुमक्खी का छत्ता तो नहीं है। तेज हवा में आग न जलानी चाहिए। जब तेज हवा चल रही हो वहाँ पर हमें आग न जलानी चाहिए और खाना नहीं पकाना चाहिए। जिधर से तेज हवा आ रही हो उधर किसी पत्थर आदि से आग लगा दे अथवा किसी आग में ही आग जलाए। वहाँ पर जब हवा तेजी से चल रही हो और वहाँ पर हमें आग नहीं लगानी चाहिए। कैंप, घर अथवा गोदाम आदि के पास आग को खुला न छोड़ें। अगर हम कैंप, घर, गोदाम आदि के पास आग को खुला न छोड़ना चाहिए। जब हम कैंप किसी का भी SCPW कैंप है, स्काउटिंग गाइडिंग जो भी कैंप लग रहा है, उसको हम आग माचिस से या फिर गैस टंकी है उसके पास हमको आग नहीं लगानी चाहिए। घर पर भी है, जैसे गैस टंकी के पास हम, गैस के पास हम, गली के पास माचिस नहीं लगानी चाहिए। थोड़ा दूर उसको हम सेफ्टी रखना चाहिए। बच्चों के हाथ में माचिस नहीं देनी चाहिए। आग से दूर ही रहना चाहिए। फिर है कैंप, घर, गोदाम आदि के पास आग को खुला न छोड़े। काम पूरा हो जाने के बाद आग को बुझा दें। जब हम किसी कैंप में खाना बना रहे हैं तो उसको हमारा खाना वाना बन गया है तो फिर आग को बुझा देनी चाहिए। आग को ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए जो किसी को हानि पहुंचाए। कैंप के पास रेत का ढेर अवश्य रखें। जब कैंप लगाते हैं तो हम रेत का ढेर अवश्य रखना चाहिए। सोने से पूर्व मोमबत्ती, लालटेन आदि को बुझा दें। जब हम सोते हैं कैंप में तो फिर मोमबत्ती और लालटेन को जब सोने के बाद सो जाते हैं उसके पहले हम उसको बुझा दें, जलाकर नहीं सोना चाहिए। आग पर नियंत्रण करना। आग पर नियंत्रण करने के लिए सामान को दूर हटाया जाए। लाठी या पेड़ की हथेलियों से आग को पीटा जाए। जब आग बहुत तेजी से जल रही हो और वो कंट्रोल नहीं हो पा रही हो तो
लाठी या पेड़ की हरी टहनियों को से आग को पीटा जाए, आग को बचाया जाए। आग पर बालू या मिट्टी फेंकी जाए। जब आग जल रही हो तो बालू या मिट्टी उसके ऊपर फेंक देनी चाहिए। फोम यंत्र का प्रयोग किया जाए। पर्दे तथा कपड़ों में आग लगने पर गीले कपड़े से पकड़कर रगड़ना चाहिए। जब पर्दे और कपड़ों में आग लग जाए तो गीले कपड़े से उसको पकड़कर रगड़ना चाहिए। बिजली से आग लगने पर मेन स्विच बंद कर दें। अगर बिजली में करंट आ रहा है और बिजली में आग लग रही है तो हमको क्या करना चाहिए? मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। जहाँ अपने घर में है, कैंप है, शिविर है, उसमें अगर आग लग जाए, अगर कहीं भी करंट आ रहा हो और बिजली में आग लगने की संभावना है तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, उसका जो घर का जो मेन स्विच हो, जहाँ से हमारे लाइटें की सप्लाई होती है, जहाँ से लाइटें आती है, हर घर में अलग उसका मेन स्विच बाहर ही होता है, घर के बाहर, तो उसको सबसे फर्स्ट उसका मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। अगर किसी शिविर, कैंप, ये भी उसी में भी हमें बिजली से डर है, किसी में हमें करंट आ रहा है, कहीं बिजली में आग लग रही है, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो भी हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। फिर है फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दें। अगर किसी कैंप शिविर में, अपन ने शिविर में कैंप लगाया हो, कहीं स्काउट का कैंप लगाया हो, वहाँ पर जैसे आग लग गई हो तो हमें सबसे पहले फायर ब्रिगेड के नंबर हमको हमारे पास रखने चाहिए। सबसे पहले उनको सूचना दें कि हमारे यहाँ पर हमने कैंप लगा रखा है, किसी के घर में आग लग जाए तो भी हमको फायर ब्रिगेड के नंबर हमेशा अपने मोबाइल में रखने चाहिए और वहाँ पर हमें फ़ोन करना चाहिए। फिर है आग बुझाते समय स्काउटों द्वारा कम से कम 6 बाल्टियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम स्काउट में कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं शिविर लग रहा है हमारा, कहीं कैंप लग रहा है, जो घर से हम दूर जाकर हम हमारा स्काउट कैंप में हम कर रहे हैं, तो हमें सबसे फर्स्ट 6 बाल्टियाँ रखनी चाहिए। हमारे पास कम से कम 6 बाल्टियाँ होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, एक एक बाल्टी पानी भर भर के हम उसके ऊपर डाल सकते हैं। इसमें एक साथ अनेक स्काउट भी काम कर सकते हैं। जब वहाँ पर स्काउट शिविर में जाते हैं तो जो छात्र होते हैं वो 5 बाल्टियाँ रखेंगे तो 1 बाई 1 ले लेके आग को नियंत्रित पा सकते हैं। इस विधि से स्काउटों की कतार लग जाती है। जैसे 5 स्काउट के जो छात्र होते हैं वो 5 अपनी कतारबद्ध होकर, नल हो, वहाँ पर कुआं हो, नल हो, हेडपंप हो, जो भी उनकी वहाँ व्यवस्था होती है, वहाँ पर पानी भर भर के एक दूसरों के पकड़वा जाते हैं और अपनी आग को नियंत्रित करते हैं। एक स्काउट दूसरे स्काउट को परस्पर आगे तक एक दूसरे को रेत या पानी देते चले जाते हैं। जैसे आग लग रही हो, वहाँ पर हम रेत डाल देते हैं तो भी आग से बचाव हो सकती है। वह एक दूसरे के व्यक्ति को, एक दूसरे को आग देकर कतारबद्ध खड़े रह के एक दूसरे से बाल्टी की सप्लाई करके, रेत है जो भी है तो उसको एक दूसरे को दे के भी हम इसकी आग को बचा सकते हैं। और आग बुझाने की गति तीव्र हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आग बुझाने की गति भी तीव्र हो जाती है। अगर एक व्यक्ति एक बाल्टी भर भर के डालेगा तो वो आग तो भड़कती जाएगी। जब 5 व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य पालन करेंगे और तो फिर आग को नियंत्रित पा सकते हैं। इसमें समय भी कम लगता है एक व्यक्ति एक बाल्टी उठाकर पानी डालेगा, वापस आएगा, वापस डालेगा, तो उसमें समय भी अपना ज़्यादा बर्बाद होता है और अपना जो आग की जो गति होती है वो तीव्र गति से होती है। फिर है जो 5 व्यक्ति काम करेंगे तो इसमें समय भी कम लगता है और व्यवस्था भी नहीं टूटती है कि कतारबद्ध होकर व्यक्ति काम करेगा। अगर 5 भीड़ में भी एक दूसरे के प्रति पानी डाला करेंगे, एक दूसरे के प्रति टकराएंगे, बाल्टियाँ, काम भी आधा होगा और अपना कर्तव्य अपन नहीं निभा पाएंगे। इस प्रकार आग पर बहुत जल्दी नियंत्रण पा लिया जाता है। इस प्रकार हम आग
आग को नियंत्रित किया जाता है। फिर है जंगल में आग लगने पर जिधर आग बढ़ रही हो उधर कुछ दूरी पर घास या अन्य ज्वलनशील पदार्थों को काट कर बढ़ती हुई आग की ओर फेंक दे। इस पे फायर लाइन बन जाती है। इस फायर लाइन के ज्वलनशील पदार्थ में भी आग लगा दे। यह आग जलती हुई आग की ओर बढ़ेगी और इस प्रकार कुछ समय बाद दोनों आग स्वयं ही बुझ जाए। इस प्रकार अग्निशमन दल के नागरिक की क्या क्या सेवाएं होती है, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, इनमें उनकी ड्रेस है, गणवेश है कैसी होनी चाहिए, फिर है उसमें क्या क्या यंत्र होने चाहिए, ये सभी अग्निशमन दल में आएगा। जैसे अग्निशमन में ये पदार्थ सोडा टाइप, फोम टाइप, ये आग के प्रकार, आग जलाने में सावधानियाँ, आग पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, ये सभी चीज़ें अग्निशमन दल में आएगी। अब है पोस्टमार्टम के कार्य एवं कर्तव्य। पोस्टमार्टम है इस सेवा के अंतर्गत स्वयंसेवकों को एक वार्डन द्वारा हवाई हमले के समय कर्तव्य की जानकारी दी जाती है। वार्डन सेवा के अंतर्गत एक वार्डन जिला स्तर पर होता है, जिसे कि नागरिक सुरक्षा संगठन के मुख्य वार्डन के रूप में जाना जाता है। जिला स्तर पर एक वार्डन की नियुक्ति होती है। 2 सहायक मुख्य वार्डन होते हैं, जिनका कार्य मुख्य वार्डन की अनुपस्थिति में जिला स्तर पर नियंत्रण हेतु निर्देश देना। अगर वो वार्डन अनुपस्थित है तो फिर 2 जो वार्डन रखे जाते हैं, सहायक मुख्य वार्डन होते हैं, उनका कर्तव्य यही है कि हमारे जो मेन वार्डन होता है जिला स्तर पर, उसकी अनुपस्थिति में जो नियंत्रण हेतु जो कार्य होते हैं उनको कार्य करना। 1 लाख की आबादी के ऊपर एक प्रभागी वार्डन तथा 2 प्रभागीय वार्डन होते हैं। 10,000 की उपाधि पर एक पोस्ट कार्यालय तथा 1,000 की आबादी पर एक सेक्टर कार्यालय की स्थापना होती है। इसके नियंत्रण हेतु 2 सेक्टर वार्डन नियुक्त किए जाते हैं। पोस्ट वार्डन के कार्य एवं कर्तव्य। पोस्ट वार्डन के मुख्य कार्य होते हैं अपनी पोस्ट में सेक्टर वार्डन के माध्यम से स्वयंसेवकों की भर्ती करना, भर्ती किए गए सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाना, हाउस होल्ड रजिस्टर तैयार कराना। पोस्ट वार्डन का जो कार्य है वह है स्वयंसेवकों की भर्ती करना। फिर दूसरा है भर्ती किए गए जो सदस्य होते हैं उनको प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देनी कि क्या क्या काम करना है। हाउस होल्ड रजिस्टर तैयार कराना, जो रोज का रोज रजिस्टर मेंटेन होता है उसको तैयार कराना। आपातकाल जनित घटनाओं पर नियंत्रण पाने का अभ्यास देना, जहाँ पर आग लग रही हो वहाँ पर हमें कैसे नियंत्रण पाने, ये सभी हमको उसको अभ्यास कराना। प्रदर्शन आयोजित कराना, सेक्टर की समस्याओं का समाधान ढूंढना, समस्याओं की जानकारी उच्च अधिकारी तक पहुँचाना। सेक्टर की जो समस्याएं होती है, कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, बहुत सी चीज़ों की जो समस्याएं होती है उसको समाधान ढूंढना, उस पर क्या समाधान किया जाए और उनकी समस्याओं की जानकारी लेना। कहाँ पर नल नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर आग लग रही है, कहाँ पर चोरी हो रही है, इन सभी समाधान ढूंढना और उनकी समस्याओं को जानना, ये सभी कार्य पोस्ट वार्डन के होते हैं। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के समय दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करके आवश्यक सहायता पहुंचाना। अगर किसी स्थान पर बहुत तेजी से बारिश आ रही है और बहुत बाढ़ आ गई है तो उस समय जो दुर्घटनाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं उसका निरीक्षण करना और उसकी आवश्यक सहायता पहुंचाना। गरीब व्यक्ति है जिसको खाने के फापे हैं, जो खाने के लिए भी नहीं है, उनको खाना देना। और जो बाढ़ग्रस्त स्थान है, दुर्घटनाग्रस्त स्थान है बाढ़ से वर्षा से, तो उनको सामान पहुंचाना, उनकी मदद करना, ये सभी कार्य पोस्ट वार्डन के होते हैं। युद्ध काल के समय लड़ाई के संकेत जनता तक पहुंचाना, जब युद्ध हो रहा है तो जो लड़ाई हो रही है उसका संकेत जनता तक पहुंचाना कि हम कहाँ से क्या लड़ाई हो रही है, ये सभी उनको पहुंचाना। फिर है युद्ध काल में जनता को शरण दिलाना। युद्ध काल जब हो रहे हैं तब जनता को उनकी व्यवस्था करना, शरण दिलाना, उनका
तथा बचाव के तरीकों की जानकारी देना और उनमें क्या बचाव हो ये सभी। ब्लैकआउट नियमों का पालन कराना तथा नियमों के उल्लंघन करने वालों का चालान करना। युद्ध काल में दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना। युद्ध काल में जब दुर्घटनाएं होती है उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना। जब दुर्घटनाग्रस्त जहाँ पर एक देश दूसरे देश के प्रति लड़ाइयाँ होती हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र होते हैं उनको सहायता करना। शांति काल में त्योहार, उत्सव, मेले आदि भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी का कार्य करना। जब हमारे उदयपुर में भी जैसे कई त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, कई मेले लगते हैं, वहाँ जब भीड़ भाड़ जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किसकी व्यवस्था होती है? पुलिस की व्यवस्था होती है। जहाँ पर कहीं लड़ाई नहीं जाए, कहीं आग नहीं हो जाए, कहीं वहाँ पर मतलब कोई भी वहाँ पर व्यवस्था करना, ये विशेष पुलिस अधिकारी का कार्य करना। जो पुलिस अधिकारी होते हैं, लेडीज पुलिस भी होती है, जेंट्स पुलिस भी होती है। वहाँ पर जब मेले लगते हैं, जहाँ उत्सव होते हैं और जहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी का व्यवस्था होती है। फिर है वार्डन सेवा के हवाई आक्रमण के समय उत्तरदायी। वार्डन सेवा में हवाई आक्रमण के समय निम्नलिखित कार्य होते हैं: हवाई संक्रमण से पूर्व की क्रिया, हवाई आक्रमण के समय की क्रिया तथा हवाई संक्रमण के बाद की क्रिया। हवाई आक्रमण से पूर्व की क्रिया: हवाई आक्रमण से पूर्व क्षेत्रीय नियंत्रण केंद्र से प्राप्त सूचनाओं का संग्रह करना, स्वयंसेवकों को एकत्रित करना, हवाई हमले की सूचना जनता को देना, हवाई हमले की चेतावनी को पीला संकेत के द्वारा उसको स्पष्ट करना, हवाई हमले की सूचना जनता को लाल संकेत द्वारा दी जाती है, हवाई हमले का सफेद संकेत नीरस सूचना पर दिया जाता है। ये सभी उसके उत्तरदायी है। हवाई आक्रमण के समय की क्रिया: वार्डन सेवा का दूसरा दायित्व जनता को शरण दिलाने का कार्य होता है। जब जहाँ पर लड़ाई होती है तो वहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं उनको शरण दिलाना। इस आक्रमण के समय वार्डन सेवा तीव्र गति से बचाव कार्य करता है, दुश्मन के संकेतों को जनता में धीमी गति से प्रसारित करता है। जब एक देश अपने दुश्मन, जब जहाँ लड़ाइयाँ होती है देशों में, तब क्या करते हैं, दुश्मन के संकेत, जब दुश्मन आपस में लड़ाई करने आते हैं तो उसके संकेतों को जनता में उसको प्रसारित करना है कि कहाँ हमले हो रहे हैं, कहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस तरह से ये लोग आक्रमण करेंगे, ये सभी सूचनाएं लघुतक देना। फिर है हवाई आक्रमण के बाद की क्रिया: जब हवाई हमले के बाद वार्डन सेवा का मुख्य कार्य सर्वप्रथम क्षेत्र का भ्रमण करना। जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहाँ पर उसका कार्य है उस क्षेत्र पर जहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही है उसके भ्रमण करना तथा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र की जानकारी देना, शीघ्र चिकित्सा प्रदान करना। वहाँ पर जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहाँ पर भ्रमण करना कि किसी ने बारूद नहीं रखा हो, किसी ने किसी प्रकार के बम तो नहीं रखे हैं और कोई तो छूट तो नहीं रहा है दुश्मन जो हमारे देश की हानि पहुँचाए। फिर वहाँ पर उसकी जानकारियाँ सबको व्यक्ति उच्च अधिकारियों तक पहुँचाना, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र की जानकारी शीघ्र चिकित्सा प्रदान करना। वहाँ पर जहाँ पर लड़ाई हो रही है वहाँ पर हमें डॉक्टर भी रखने चाहिए, जहाँ पर हमारे हर व्यक्ति जो घायल होते हैं उनकी मरम्मत की जाए, उनकी सेवा की जाए, उनका इलाज किया जाए और साथ ही इसकी जानकारी उच्च अधिकारी तक पहुँचाना उसका कार्य होता है। फिर है नागरिक सुरक्षा का, और हमने आपको बताया कि हर नागरिक का क्या क्या कार्य होता है। फिर है अग्निशमन दल का गठन। जब आग लग जाती है तो अग्निशमन दल क्या क्या उसका गठन किया जाता है। हर उदयपुर सिटी में भी आपने देखा है अग्निशमन दल का गठन किया गया है। वहाँ पर आग को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बहुत सी लगाई रखी है। जहाँ पर आग लगती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी पहुँचने का काम करता है और आग को बचा ली जाती है। फिर अग्निशमन दल के सदस्य जो होते हैं उनको किस किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, उनको कौन कौन से पास में यंत्र रखने चाहिए और कितनी फायर ब्रिगेड रखनी चाहिए, ये सभी अग्निशमन दल का गठन में आया।
वहाँ पर उनके सोडा टाइप, फोम टाइप के प्रकार की फुहारें जो निकलती है, ये पदार्थ होते हैं जहाँ से हम अग्नि को जलने से नियंत्रित किया जाता है। फिर है आग जलाने में हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आग पर नियंत्रण कैसे करें हम। फिर वार्डन सेवा का जो नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होती है, उसके नीचे कौन कौन से होते हैं, ये सभी वार्डन सेवा में आ गया। इनका